जय हिंद फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मेनिया में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इससे पहले हम लोग पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, जुर्वेद संस्कृति ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आज से नया टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, तो आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखेंगे। आखिर ये कैसे, इसकी मतलब विकास इसका कैसे हुआ, फिर इसके बाद इसमें और भी बहुत सारे इसमें पॉइंट आएंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मेंस में भी सवाल पूछे जाते हैं, बीपीएससी हो या यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो। तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए तीसरी सहस्त्र शताब्दी यानी 3000 साल पहले इसको बोलते हैं। तीसरी सहस्त्र शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिम हिस्से में जिस नगरीय सभ्यता का उदय हुआ उसे आधुनिक इतिहासकारों ने सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया है। ठीक है, यानी ये कहाँ है? भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम वाले भाग पर इसका ये विकास हुआ था, हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, यह सभ्यता दक्षिण एशिया यानी भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। ध्यान दीजिएगा, ये कौन सी सभ्यता थी? ये तो नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण नहीं थी, नगरीय सभ्यता थी ये। ठीक है, अब देखिए मेसोपोटामिया विश्व की पहली सभ्यता दजला एवं फरात नदियों के बीच हुआ था। यानी विश्व की सबसे पहली सभ्यता अगर पूछा जाएगा तो वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ठीक है, कौन कौन से नदी के? दजला और फरात नदी के बीच यानी मध्य। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता मिस्र के सभ्यता के समकालीन था, यानी मिस्र के सभ्यता के समकालीन ही हड़प्पा सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता भारत में आदि ऐतिहासिक काल के साथ साथ कांस्य युग और ताम्र युग से भी संबंधित थी। यानी जो हड़प्पा सभ्यता ये है, ये ताम्र युग और कांस्य युग दोनों से भी ये संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सबसे पहली बात हम लोग अभी जानेंगे कि इसकी खुदाई कैसे हुई, कैसे नहीं हुई, क्योंकि जब खुदाई उस समय हुई थी उस समय अंग्रेजों का शासन था भारत में। ठीक है, और अंग्रेज ये जानते थे, भारत के बारे में नहीं जानते थे कि भारत जो है पूरी तरीके से पिछड़ा रहा है, इसका अतीत बहुत ही खराब रहा है। हड़प्पा सभ्यता से पहले, यानी मतलब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से पहले अंग्रेज कहा करते थे भारत के बारे में कि भारत का कोई अपना प्राचीन इतिहास नहीं रहा है, ये लोग मतलब कुछ नहीं जानते थे। लेकिन जैसे ही हड़प्पा सभ्यता की खुदाई होती है और बहुत सारे पुराने अवशेष मिलने लगते हैं, अंग्रेज की आंख जो है फटी की फटी रह जाती है। अरे भारत में इतनी उन्नत सभ्यता थी पहले, यानी हम लोग को इससे पहले पता ही नहीं था कि भारत में इतनी उन्नत सभ्यता भी थी। तो हम लोग उसको आगे देखेंगे। सबसे पहले आगे आते हैं, देखिए जॉन मार्शल ब्रिटिश अधिकारी थे। तो जॉन मार्शल द्वारा इस सभ्यता को सर्वप्रथम सिंधु घाटी का नाम दिया गया। तो सिंधु घाटी का नाम सर्वप्रथम जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया था 1924 ईस्वी में। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि हड़प्पा इस सभ्यता से संबंधित प्रथम उत्खनित स्थल है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि हड़प्पा जो जगह है सबसे प्रथम उत्खनित स्थल है, सबसे पहले हड़प्पा की ही खुदाई हुई थी, इसीलिए इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग कालक्रम देख लेते हैं कि इसका कालक्रम क्या रहा है। देखिए कार्बन C14 या कार्बन डेटिंग के अनुसार, ठीक है, पहला आरंभिक हड़प्पा, यानी कार्बन C14 या कार्बन डेटिंग के अनुसार इसका कालक्रम को बताया गया है। ये डेट मापने का एक तरह से ये यंत्र है ये। ठीक है, तो इसी से पहला आरंभिक हड़प्पा, ये 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व, ये आरंभिक दौर की हड़प्पा थी। ठीक है, यानी शुरुआती हड़प्पा इसको हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा है विकसित हड़प्पा, ये 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा, यानी पूर्ण विकसित, यानी हड़प्पा सभ्यता उस समय अपने चरम पर थी। कब? 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व। अगला है उत्तर हड़प्पा, ये 1900 से लेकर 1300 बीसी है, यानी हड़प्पा सभ्यता का पतन आरंभ हो गया है। ठीक है, यानी उत्तर हड़प्पा में हड़प्पा सभ्यता का पतन धीरे धीरे कम होने लगा, यानी पतन आरंभ हो गया है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं, खोज यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज पर हम लोग चलते हैं। देखिए 3 नाम इसमें मिलेंगे, चार्ल्स मैसन, अलेक्जेंडर बर्न और अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, 3 नाम है, चार्ल्स मैसन, अलेक्जेंडर बर्न और अलेक्जेंडर कनिंघम।
आरंभिक ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने हड़प्पा नगरों के अवशेष को देखा किंतु वे उसकी पहचान नहीं कर पाए। चार्ल्स मैसन सबसे पहले हड़प्पा को टीला को देख लिए थे, ठीक है, देखने के बाद वो पहचान नहीं कर पाई इसका। फिर बाद में वो अपना बयान देते हैं और कहते हैं कि ये सिकंदर के समकालीन थी, यानी ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये सिकंदर के समकालीन थी। वो अपना बयान दे दिया क्योंकि बहुत बड़े टीला बन चुका था, ठीक है, और ये लोग पहचान नहीं कर पा रहे थे कि आखिर ये है क्या। अब आगे आइएगा, हड़प्पाई नगरों को सर्वप्रथम देखने वाला चार्ल्स मैसन था। ध्यान रखिएगा, अगर सवाल आता है कि हड़प्पाई नगरों को सर्वप्रथम देखने वाला व्यक्ति कौन था, तो चार्ल्स मैसन था। यानी चार्ल्स मैसन के द्वारा हड़प्पा नगरों को यानी सबसे पहले देखा गया था, वो जो टीला था उसको देखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, लाहौर मुल्तान रेलवे लाइन निर्माण के समय हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों की कुछ जानकारी सामने आई। लाहौर और मुल्तान पर रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, ठीक है, और रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो जमीन पर खुदाई हो रही थी, और जैसे ही खुदाई शुरू हुआ तो अलग अलग प्रकार की ईंटें मिलने लगी। अब ईंट देख के ब्रिटिश अधिकारी भी हैरान हो गए, यानी अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में जो खुदाई करवाया जा रहा था, कहाँ है ये, लाहौर और मुल्तान वाले रेलवे लाइन बिछाने के लिए। ध्यान रखिएगा उस समय भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, एक ही में था, ठीक है। लाहौर मुल्तान के बीच जो रेलवे निर्माण हो रहा था लाइन का, तो अलग अलग प्रकार की ईंटें मिलने लगी, कुछ ज्वेलरी मिलने लगी, यानी गहने मिलने लगे। बहुत सारे लोग, मतलब ये कनिंघम देखते थे, बोलता है अरे ये चीज क्या है। फिर बाद में बहुत सारे इतिहासकार आते हैं, बहुत सारे उसको जांच करते हैं, तब तक गांव वालों की पता चल जाता है कि हम लोग के गांव के बगल में ही बहुत सारे पुराने पुराने चीज मिलते हैं, और कहा जाता है कि बहुत सारे ईंट को रात के समय गांव वाले लेकर भाग जाते हैं। लेकिन कितना लेकर भागेंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में मिल गया, ठीक है। तो लाहौर मुल्तान रेलवे लाइन के निर्माण के समय हड़प्पा सभ्यता की पहली बार जानकारी मिली थी, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया गया। 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया, ठीक है, यानी इन दो स्थलों को पहले उत्खनित किया गया। 1924 ईस्वी में उत्खनन में प्राप्त सामग्रियों को, यानी जो 1924 में जितने उत्खनन से मिले हुए थे, जितने भी सामग्री थे, सबको मेसोपोटामिया की सभ्यता से पुरातात्विक सामग्रियों को मिलान किया गया। यानी जो मेसोपोटामिया के सभ्यता में जो उस समय वस्तु थी और हड़प्पा सभ्यता में जो जो चीज मिली, दोनों को मिलान किया गया। तो मिलान यानी मैच किया गया, तो दोनों मैच हो गया, ठीक है। अतः इसके आधार पर 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी गई, और जॉन मार्शल के द्वारा बोला गया है कि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कर ली है, क्योंकि भारत में एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता दबी पड़ी हुई थी जो अब खुल चुका है, यानी हम लोग इसकी खोज कर लिए हैं, ठीक है। अब इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई। हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति के लेकर कई सिद्धांत है, यानी हड़प्पा सभ्यता को उत्पत्ति को लेकर बहुत सारे सिद्धांत हैं। तो हम लोग 2-3 सिद्धांत को देखेंगे और जो मान्य सिद्धांत है उसको हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। तो पहला सिद्धांत है अकस्मात या विदेशी या मेसोपोटामियाई उत्पत्ति का सिद्धांत। पहला है अकस्मात, यानी एक ही पर एक हो गया है। तो ये कैसे हो सकता है, एक ही पर एक इतनी विकसित सभ्यता कैसे हो सकती है, ऐसे थोड़े होता है। अब कोई सपना देख रहा है कि हमको 50,000 करोड़ रुपया आ जाए, तो भाई कहाँ से आ जाएगा, वो नहीं आ पाएगा। और कोई बोलेगा अकस्मात, अकस्मात कहाँ से आ जाएगा। अगर अकस्मात अगर गलती से बैंक में, बहुत सारे न्यूज में आप लोग देखते होंगे कि गलती से किसी आदमी के, माने बैंकर के गलती से, बैंक मैनेजर के गलती से किसी के आदमी के अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए आ जाता है, लेकिन तुरंत वो क्या होता है, दोबारा ट्रांसफर हो जाता है, वो खुद ले लेता है, या फिर उस आदमी को हिरासत में ले लिया जाता है, जो भी है। लेकिन अकस्मात क्यों मानेंगे कि अकस्मात इसका हुआ, अकस्मात ऐसे कोई चीज नहीं होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये सिद्धांत जो है मान नहीं है। अब इस सिद्धांत को दिए कौन थे, तो सिद्धांत को गार्डन चाइल्ड तथा मार्टिन व्हीलर ने दिया था। गार्डन चाइल्ड और मार्टिन व्हीलर के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया कि अकस्मात या विदेशी या मेसोपोटामिया जो भी है, यानी कहा गया कि अकस्मात इसका हड़प्पा सभ्यता का उद्गम हो गया था। ये गलत सिद्धांत है। दूसरा है द्रविड़ उत्पत्ति का सिद्धांत, द्रविड़, ठीक है, यानी जो द्रविड़ भाषा का सबसे पहला बार प्रयोग जो किया गया है, कहा जाता है कि आचार्य शंकराचार्य के द्वारा द्रविड़ भाषा का पहली बार प्रयोग किया गया था। तो द्रविड़ उत्पत्ति का सिद्धांत महादेवन ने दिया है। ये महादेवन के द्वारा दिया गया कि नहीं, इसके उत्पत्ति द्रविड़ थे, यानी द्रविड़ जो दक्षिण भारत वाले थे। अरे तो दक्षिण भारत वाले उत्तर कैसे चले जाएंगे, तो यहाँ भी विरोधाभास हो रहा है। तो ये भी क्या है, एक तरह से मान नहीं है। अगला है क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत। ये फेयर सर्विस तथा रोमिला थापर के द्वारा दिया गया, यानी फेयर सर्विस ने इस सिद्धांत को दिया है और रोमिला थापर इसका समर्थन किया है।
क्या है, क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत है और यही मान्य सिद्धांत है। क्रमिक यानी धीरे धीरे, धीरे धीरे रेमना, सुने ना आप लोग। तो धीरे धीरे कोई भी चीज का विकास होता है तो धीरे धीरे होता है, एक ही पर एक नहीं होता है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एक दिन में नौकरी थोड़ी लग जाती है, धीरे धीरे 1 साल 2 साल 2.5 साल, मतलब क्रमागत तरीका से कोई भी चीज होता है। ठीक है, सिद्धांत की अब मान्यताएं क्या है, यानी क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत इसका मान्य सिद्धांत है। और इस सिद्धांत की मान्यता क्या है, देखिए, हड़प्पाई नगरों का विकास धीरे धीरे या क्रमिक रूप से और स्थानीय लोगों के द्वारा हुआ। इसमें मान्यता यही है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ धीरे धीरे हुआ और स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया, न कि मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा या मिस्र के लोगों के द्वारा, नहीं, स्थानीय लोगों के द्वारा है इसका उत्पत्ति, यानी इसका विकास धीरे धीरे क्रमागत तरीके से होता गया। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, अब हम लोग इसका विस्तार देख लेते हैं, यानी कितने क्षेत्र में ये फैला हुआ था। तो इसका क्षेत्रफल है, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सवाल यहाँ से पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, लेकिन फिर भी इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता फैली हुई थी। समकालीन सभ्यताओं में सर्वाधिक विस्तृत सभ्यता थी, यानी उस समय के सभ्यता में सबसे विस्तृत सभ्यता जो थी ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता थी। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। अब इसका हम लोग एरिया देख लेते हैं कि कहां से कहां तक फैला हुआ था, यानी उत्तर में कहां था, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, उत्तर में मांडा एक जगह है जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी के किनारे। तो उत्तर में क्या इसका स्थान हो गया, मांडा। दक्षिण में हो जाएगा इसका दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है और परौरा नदी के किनारे। ठीक है, परौरा जो है आपका ये गोदावरी की सहायक नदी है। पूरब में आ जाएगा आपका ये आलमगीरपुर, जो यूपी यानी उत्तर प्रदेश के मेरठ में पड़ता है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, और ये जो हिंडन जो है ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, पश्चिम में आ जाइएगा सुक्ता गेंडोर। ठीक है, सुक्ता गेंडोर ये पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ये पड़ता है। ये दास्क नदी के किनारे, नदी याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से सवाल आता है, दास्क नदी के किनारे। तो यही इसका 4 भाग में फैला हुआ था। फिर से देख लीजिए, उत्तर में मांडा, चिनाब नदी जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र परौरा नदी के किनारे, पूरब में आलमगीरपुर मेरठ हिंडन नदी के किनारे, हिंडन जो है यमुना की सहायक नदी है, और पश्चिम में सुक्ता गेंडोर। ठीक है, सुक्ता गेंडोर ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, ये दास्क नदी के किनारे। तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हम लोग देख लिए, इतने में वो फैला हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं राजनीति, सिंधु घाटी की सभ्यता के संबंध में राजनीति अवधारणा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, हड़प्पाई नगरों से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ध्यान रखिएगा, सवाल यहाँ से स्टेटमेंट में हर एक एग्जाम में पूछता है, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, सचिवालय सहायक हो, सब में ये सवाल पूछता है स्टेटमेंट में कि हड़प्पा नगरों से मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। और ध्यान रखिएगा, मंदिर को जिगुरेट कहा जाता था। ठीक है, मंदिर को क्या कहा जाता था, मंदिर को जिगुरेट कहा जाता था। कहां पर, तो मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिर को जिगुरेट कहा जाता था। हड़प्पाई नगरों से अस्त्र शस्त्र व हथियार कम संख्या में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता से अस्त्र शस्त्र व हथियार कम संख्या में प्राप्त हुए हैं। इन सबका सूचक यह है कि ब्राह्मण और योद्धा वर्ग हड़प्पाई नगरों का शासक नहीं रहा होगा। तो अस्त्र शस्त्र कम संख्या में मिलने का कारण यही है कि उस समय ब्राह्मण और योद्धा वर्ग हड़प्पाई नगरों का वो शासक वर्ग नहीं रहा होगा, इसीलिए अस्त्र शस्त्र कम संख्या में मिला हुआ है। अगला पॉइंट है, हड़प्पाई नगरों के उदय और विकास में व्यापार वाणिज्य की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी हड़प्पा नगर के विकास में, हड़प्पाई नगर के विकास में व्यापार वाणिज्य यानी जो ट्रेड होता है, बिजनेस, तो व्यापार वाणिज्य की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस आधार पर यह माना जाता है कि हड़प्पाई नगरों का प्रशासन व्यापारिक वर्ग के नियंत्रण में रहा होगा। तो बहुत सारे इतिहासकारों का मान्यता है कि ब्राह्मण तो क्षत्रिय शासक वर्ग नहीं रहा था, तो व्यापार और वाणिज्य की भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो इसीलिए माना जाता है कि इस हड़प्पाई नगर के प्रशासन में व्यापारी वर्ग का वर्चस्व जरूर रहा होगा, क्योंकि ये सभ्यता जो है धीरे धीरे व्यापार वाणिज्य पर स्थित थी। ठीक है, नगर नियोजन में एक रूपता है, हड़प्पाई नगर नियोजन में एक रूपता है, मापतोल प्रणाली में समरूपता है,
और एक समान ईंटों का अनुपात है। क्या अनुपात है? 1:2:4। ठीक है। ईंटों का आकार अलग-अलग है, आकार छोटा-बड़ा सब है, लेकिन अनुपात एक ही है, 1:2:4 अनुपात। ठीक है। ये सब केंद्रीकरण प्रशासन का सूचक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता विकेंद्रीकृत नहीं रहा होगा, यानी हड़प्पा सभ्यता एक तरह से केंद्रीकृत सभ्यता थी। ठीक है। इसी से आप लोग देख सकते हैं मापतोल प्रणाली एक है, ईंटों की प्रकार जो हर एक जगह से मिल रहा है, आकार अलग-अलग है, लेकिन जो अनुपात है उसका 1:2:4 के अनुपात में है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता में थोड़ी सी क्या डिफरेंस रही होगी, देख लेते हैं। देखिए, मेसोपोटामिया के नगर अनियोजित थे। मतलब मेसोपोटामिया के जो नगर है वो नियोजित टाइप के नहीं थे, अनियोजित प्रकार के नगर था ये। और हड़प्पा यहाँ पर नगर नियोजित थी, यानी हड़प्पा का नगर जो है पूर्ण तरीका से नियोजित करके बनाया गया था। मेसोपोटामिया में यहाँ की लिपि कीलाकार थी, इस टाइप की, यानी मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वो कीलाकार टाइप की थी। और हड़प्पा की लिपि जो है चित्रलेखात्मक थी। कैसी थी? तो चित्रलेखात्मक लिपि थी। मेसोपोटामिया में मंदिर को जिगुरेत कहा जाता था। अभी मैंने पहले बार चर्चा की इससे पहले वहां, तो मेसोपोटामिया में मंदिर को क्या कहा जाता था? जिगुरेत। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में सवाल यहाँ से पूछा हुआ है। जिगुरेत मंदिर को कहा जाता था। और हड़प्पा सभ्यता से मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। ठीक है, तो हड़प्पा से मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। हड़प्पा में गांव से शहर आते थे और दोनों एक दूसरे पर आश्रित थे। यानी हड़प्पा सभ्यता में लोग गांव से शहर यानी हड़प्पा आते थे, क्योंकि हड़प्पा नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। और दोनों एक दूसरे पर आश्रित थे। जैसे कैसे आज है, आज गांव और शहर का कंसेप्ट कैसे है, यानी रॉ मटेरियल गांव में हो रही है, फिर शहर में उसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, या बहुत सारे गांव के लोग अनाज ले आकर शहर में बेचते हैं और यहाँ से बने हुए चीज को, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर इत्यादि सब गांव में लेकर जाते हैं। तो इस समय कैसे दोनों शहर और गांव एक दूसरे पर आश्रित है, उस समय हड़प्पा में भी शहर और गांव एक दूसरे पर आश्रित थे। ठीक है। तो ये पहला पार्ट है। अगला पार्ट हम लोग आगे करेंगे, क्योंकि और भी इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज है, राजनीतिक है, धार्मिक है। फिर हड़प्पाई शहर को हम लोग देखेंगे, हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, धौलावीरा है, रोपड़ है, इस सब को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो इसको एक बार अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। धन्यवाद।